आज झारखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं, डीलिस्टिंग का मुद्दा। झारखंड में डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है ये मुख्य रूप से जो मुझे बोलना पड़ रहा है, जिसके लिए मजबूर होना पड़ा है, एक झारखंड में एक अधिकारी है जो अभी सरना सनातन एक है और डीलिस्टिंग का मुद्दा लगातार उस पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए अपना सार्वजनिक मंचों पर भी वो आ रही हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि इस पर मुझे भी कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि बात अकादमिक है और वैचारिक स्तर की है। यदि इस पर अपनी राय नहीं रखा तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अन्याय कर लूँगा खुद से। तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गौर करने वाली बात है कि आज झारखंड के अलग हुए 27 साल हो चुके हैं। 27 साल के बाद भी झारखंड की आज जो आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जब 2000 में झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड का गरीबी में रैंकिंग दूसरा था, मतलब सबसे दूसरे गरीब राज्य थे बिहार के बाद। 27 साल के बाद भी झारखंड की रैंकिंग वहीं पे है। बीच में एक बार तीसरे पे आया था, लेकिन हूबहू कामोबेश हम दूसरे ही रैंक पर अब तक काबिज बने हुए हैं। झारखंड में मानव विकास सूचकांक के मुद्दे पर जो बदहाली और हालत जो खस्ता है, कितनी स्थिति खराब है, ये झारखंड ही जानता है। गरीबी हो, बेरोजगारी हो, या झारखंड के हक अधिकार की बात हो, या पूरी तरह से मानव विकास सूचकांक के हर बिंदु पर यदि झारखंड में तुलना करेंगे तो झारखंड की स्थिति बहुत बदतर है। इस पर बात नहीं की जा रही है, बल्कि डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। आज डीलिस्टिंग का मुद्दा, या जो मैं अभी पोस्ट किया था कि झारखंड को बर्बादी का प्रोजेक्ट, उस पर आ रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा मैं मानता हूँ। ध्यान रहे कि आज ये मुद्दा ये सब क्यों उठ रहा है। झारखंड में आज 35 साल से नीचे की उम्र के आयु के लगभग 70% आबादी है। ध्यान रहे, 70%, बहुत बड़ा एक युवा आबादी झारखंड में भी है। यदि हम 50 साल के नीचे देख ले तो मोटा मोटी 90% चला जाता है। तो झारखंड की युवा आबादी जो सोशल मीडिया पर पढ़े लिखे आबादी अब लगातार अपने हक अधिकार और झारखंड की स्थिति पर बात करने लग गया है। तो अब चूंकि झारखंड की स्थिति पर ये बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि ये अपनी बात करते रहे तो इस स्थिति में झारखंड में निश्चित रूप से एक जागरूकता आएगी और एक समय के बाद झारखंड अपने सब कुछ समझने बूझने लगेगा। तो झारखंड में जो एक झारखंड की प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की जो वर्चस्व है बाहरी लोगों का, और जो लूट उस पर निरंतर जारी है, आज से नहीं, आज़ाद झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब से, और जब से झारखंड में खनन कार्य शुरू हुई थी 1930 के दशक से मोटा मोटी, तब से यहाँ पे लगातार ये चल रहा है और उन्हीं के हाथों में ये वर्चस्व बना हुआ है। तो यदि झारखंडी आबादी जो आवाज़ उठा रहा है ये इसी तरह उठाते रहे तो स्थिति उनके हाथ से निकल जाएगी। बाहरी लूट और यहाँ पर नियंत्रण जो उनका बना हुआ दबदबा वो निकल जाएगी। इसी कारण से झारखंड के समाज में अस्थायी फूट डालने के लिए और अस्थायी विभाजन पैदा करने के लिए इस वैचारिक प्रोजेक्ट पर काम बहुत पहले से चल रहा है। इसमें हिंदू को मुसलमान से लड़ा देना है, हिंदू मुस्लिम के बाद आ जाता है आदिवासी को गैर आदिवासी से भिड़ा देना है या उसमें अंतर पैदा करना है। फिर कुर्मी आबादी को आदिवासी के साथ भिड़ा देना है। फिर कुर्मी को एक नया फ्रंट खोला है, कुर्मी वर्सेस ओबीसी, बाकी मतलब कुर्मी के अलावा जो ओबीसी की जाति हैं उनसे भिड़ा देना है। फिर आदिवासी और कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन आदिवासी उनके बीच में भिड़ा देना है। और इस तरह से हम अपने हक और अधिकार के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको भूल करके हम यहीं पे उलझे रहें। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसीलिए ये सब बात करना जरूरी हो गई है। तो हम अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर, डीलिस्टिंग पर। तो बात होता है, डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि आदिवासियों में ऐसे आदिवासी जो कन्वर्टेड होकर खास करके ईसाई बन गया है, उसको उनको आदिवासी का आरक्षण का और जो हक मिलता है उन्हें आदिवासी होने के, तो उसको हक से उसे वंचित कर देना है। तो डीलिस्टिंग पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये मुद्दा ये नया है, ये कब से है, क्या ये आज़ादी के समय था या आज़ादी से पहले भी था, क्या ये मुद्दा वैश्विक है, ये जो जनजातियों या आदिवासियों के साथ जो इस तरह की मुद्दा है समावेशन को लेकर के। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज़ादी से पहले मैंने कल एक पोस्ट में लिखा था कि इसमें एबोरिजिनल्स, एनिमिज्म हो या ट्राइबल रिलीजन हो, अंग्रेजों के समय से जनगणना में लगातार आदिवासी को एक अलग हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, जो कह लें आप वैदिक धर्म से, उससे हमेशा उसके अलग रखा गया। तो उस समय के ज़माने में ऐसी कोई, आप बता दीजिए इतिहास पढ़ के कोई किताब में लिख दीजिए तो मैं मान लूँगा, उस पर मैं अपनी राय चेंज कर लूँगा, बदल लूँगा अपनी राय। उस ज़माने में किसी भी पढ़े लिखे ने विरोध नहीं किया कि आदिवासी को आपने अलग क्यों रखा, वो तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, ये तो सनातनियों का हिस्सा एक है, दोनों एक है, तो आप इसको अलग कलम या क्यों रखे हैं। अंग्रेजों के सामने किसी ने कोई विरोध व्यक्त नहीं किया। इसके बाद जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये मुद्दा आया
लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि आदिवासी हिंदू है, जिसको आज हम सनातन और सरना बोल रहे हैं। आदिवासी अब अपने धर्म की मांग कर रहे हैं तो सरना उस पर भी आएंगे, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। तो सरना सनातन एक है, मतलब कि आज़ादी से पहले देखा जाए तो आदिवासी और हिंदू। उस जमाने में ये बहस कहीं नहीं था कि आदिवासी सब हिंदू ही है, ये बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि ये मान लिया गया था। चाहे राजेंद्र प्रसाद का आप पत्र पढ़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या संविधान सभा की बहस में यदि आप देखेंगे तो ये मुद्दा है ही नहीं कि सारे आदिवासी हिंदू थे। मुद्दा ये था कि क्या आदिवासी को हिंदुओं में शामिल कर लिया जाए, सामाजिक धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से हिंदू धर्म का हिस्सा मान करके उसको समावेशित कर लिया जाए, समावेशन कर लिया जाए, या फिर उसको अलग थलग छोड़ दिया जाए। ये मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर उठा। कुछ बड़े विद्वान जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो शुरू में था, लेकिन बाद में वो संरक्षण और समावेशन दोनों के हित में था। मतलब कि आदिवासी को उनके हित में, उनको पढ़ा लिखा करके उनके हित आज़ाद छोड़ दो, और उसको मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशन भी धीरे धीरे जरूरी है। यही बात और भी उस समय के जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स था, खास करके यदि हम पटेल की बात करें तो पटेल शुरू में समावेश करने के, मतलब आदिवासियों को मुख्य धारा में हिंदुओं में समावेशित करने के, समावेशन के पक्ष में थे। लेकिन 1950 में जब राजेंद्र प्रसाद उसे एक पत्र लिखते हैं तो साफ मना करते हैं कि नहीं, ये इस तरह का उचित नहीं है। आदिवासी की अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता है, बहुत प्राचीन है। ये बात आप देखे होंगे कि इनकी एक अलग सभ्यता, धर्म, संस्कृति और अपना एक कंडक्ट है। ये अपने कस्टमरी लॉ है, पूरी तरह से आज़ाद है, हिंदू धर्म से अलग है। जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा में और आज़ादी से पहले जिसने आदिवासी शब्द को ही एक प्रकार से पैदा किया, उन्होंने इस आदिवासी शब्द को पॉपुलर किया। वो कभी क्रिश्चियन बन करके नहीं लड़ा कि हम क्रिश्चियन हैं, बल्कि उन्होंने आदिवासी टर्म को मजबूत किया। आदिवासी के हक अधिकार के लिए उन्होंने जितना भी कुछ आज देख रहे हैं, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण, उनका एक अहम और महान योगदान रहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों को समावेशन के खिलाफ उन्होंने किया। उन्होंने उसका एक अलग धर्म माना, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज माना आदिवासी को। उन्होंने बोला कि आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, कभी इस पर बात करेंगे। उन्होंने आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, हम ऑलरेडी एक सभ्य इंसान हैं। हाँ, हम जंगली हैं और इससे हमें गर्व है, हम आदिवासी हैं, उन्होंने संविधान सभा में कहा। तो इन सब बहस और दबाव के बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर भी संविधान सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये बात सच है कि आदिवासियों की सब कुछ एक अपना है, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि असम को छोड़ करके बाकी जो देश के हिस्सों के जो आदिवासी है, वो आदिवासी कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा के हिंदू धर्म के करीब चले गए हैं। हिंदू नहीं है ये कभी नहीं बोला, उनके करीब चले गए हैं या उसमें घुल मिल गए हैं। ये सच भी है, क्योंकि मिलती जुलती है। सनातन धर्म जो बहुत प्राचीन है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। सरना सनातन एक नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ, एक हो, ये आपकी काबिली या आपकी काबिलियत हो सकती है, सब कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या उनकी आज़ादी हो, जिस धर्म में जाए तो ठीक है। तो आज़ादी के समय से ये मुद्दा आया, फिर फाइनली ये विचार आया कि नहीं, आदिवासियों को 5वीं 6ठी शेड्यूल और फिर अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो अनुच्छेद 342 के तहत आया, उसे उसमें अलग करके उनको छोड़ दिया गया कि इनको हम समावेशित नहीं करेंगे। ध्यान रखें, उस समय मुद्दा ये नहीं था कि आदिवासी हिंदू है, लेकिन धीरे धीरे कैसे उस कलम को हटा दिया गया, सब में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद से ये मुद्दा ही लगभग ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन हाँ, आदिवासी को परिभाषित करने के लिए मुद्दा बीच बीच में उठते रहा। इसी कारण से भारत सरकार ने 1965 में लोकुर समिति का गठन किया। तो लोकुर समिति ने आदिवासी को परिभाषित करने के लिए 5 बिंदु पर उन्होंने अपनी बात कहा कि आदिवासी कौन हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आदिवासी वो होगा जो इसमें आदिम लक्षण होगा, मतलब उसमें पारंपरिक जीवन शैली होगी, एक शिकार, जंगल में रहना। दूसरी उन्होंने बताया कि उसमें एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, मतलब क्या समझ रहे हैं कि जैसे कि अलग भाषा, रीति रिवाज, प्रकृति पूजा, सरना धर्म जैसे आप कह सकते हैं, उस तरह की उन्होंने एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, जो कि है झारखंड में आदिवासियों में भी है, पूरे झारखंड देश के आदिवासियों में है। फिर उन्होंने कहा कि उसमें एक तीसरा पॉइंट बताया कि भौगोलिक अलगाव होनी चाहिए। आज आदिवासी हमारे 92% झारखंड में अलग थलग या पहाड़ों में रहते हैं, मुख्य धारा में बहुत कम रहते हैं। अब ये अलग बात है कि भारी अतिक्रमण करके उसके आसपास लोग कब्जा कर रहे हैं, ये अलग बात है, अलग बात, लेकिन है वो भौगोलिक अलगाव में ही रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि समाज से उसकी एक दूरी होनी चाहिए, एक साइनेस होनी चाहिए। ये तो है, शुरू से देखते हैं कि लोग हिचकते हैं, सीधे साधे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं, उसी का फायदा भी उठाते हैं लोग। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होनी चाहिए। ये 5 बिंदु जो है लोकुर समिति ने बताया, इसी कैरेक्टर के आधार पर, ये जो कैरेक्टर है
वही आदिवासी है। मतलब उन्होंने आदिवासी को धर्म के आधार पर नहीं बताया कि हिंदू है, ये है, या मुस्लिम है, या ईसाई में होनी चाहिए। उन्होंने एक कैरेक्टर बताया जो इस 5 पॉइंट को फुलफिल करे, वही आदिवासी है। अब इसके बाद से लगभग ये मुद्दा समाप्त हो गया बहुत लंबे समय तक कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, या ईसाई से अलग करे या ना करे, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं रहा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भारत में ही अभी कम से कम 2001 की जनगणना के अनुसार 12 लाख 2001 के अनुसार 12 लाख जो आबादी ऐसी है जो मुस्लिम है, आदिवासी, खास करके मालदीव, लक्षद्वीप के साइड के, दक्षिण भारत के, कुछ कश्मीर के। इसके बाद बाबा कार्तिक उरांव ने, हमको लगता हाँ 1967 में उन्होंने पहली बार, इस मुद्दा लगभग ठंडा पड़ गया था, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में पहली बार संसद में एक मामला उठाया कि आदिवासी को, एक क्रिश्चियन आदिवासी को एसटी सूची से अलग कर दिया जाए। उन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनवाई, संयुक्त संसदीय समिति। उसने 1969 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा कि ऐसे लोग जो अपने परंपरा और संस्कृति को, रिवाज को, ठीक है, जो जनजाति परंपरा और संस्कृति को छोड़ के किसी अन्य धर्म में, खासकर इस्लाम और मुस्लिम और ईसाई भी छोड़ करके चले गए हैं, तो उसे आदिवासी सूची से अलग कर दिया जाए, उसे उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कुछ था नहीं, तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। और इसके बाद एक बड़े स्तर पर जो अचानक एक उभार आता है 2006 में, एक जनजाति सुरक्षा मंच, आप उस बारे में जान ही रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच ने इसको फिर से इस मुद्दे को उठाया। 2023 में उन्होंने आदिवासी डीलिस्टिंग महाराष्ट्र रांची में किया, काफी संख्या में भीड़ आया, और उसके बाद से ये मुद्दा लगातार डीलिस्टिंग का मुद्दा बना हुआ है।